हेलो वेलकम टू द सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। सुमो बायोलॉजी में आप सबका स्वागत। आप सबको हैप्पी दिवाली। दिवाली सीज़न, दिवाली फेस्टिवल चल रहा है। चलिए आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम, हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल, क्लास 12, चैप्टर इवोल्यूशन, टॉपिक हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल। हर दूसरे साल देखिएगा इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन, एक न्यूमेरिकल आ जाता है, एक ऑल्टरनेट पे एक न्यूमेरिकल आ जाता है। तो 2020 जिसका कि रिज़ल्ट आ चुका है, 2020 का जो नीट हुआ उसमें हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं था। इस बार आपका 2021 सेशन 2020-21-22 मतलब 22 में जो नीट होने जा रहा है, 2020-21 के नीट का रिज़ल्ट आ गया। इसमें हार्डी-वेनबर्ग नहीं था, तो इस बार आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं हार्डी-वेनबर्ग आपको मिलेगा क्वेश्चन। और ये हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको समझ में आना चाहिए, एवोल्यूशन भी इससे समझ में आता है। तो इन अ गिवन पॉपुलेशन व्हेन कैन फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ एलील ऑफ अ जीन ऑन अ लोकस और अ लोकस। कह रहा है किसी भी पॉपुलेशन क्या है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज रिजाइडिंग एट अ पर्टिकुलर प्लेस एट अ पर्टिकुलर टाइम। तो ये पॉपुलेशन, जनसंख्या, जीवों का समूह जो आपस में एक ही जाति के हों, आपस में इंटरब्रीड कर सकते हों, तो स्पीसीज़ के लिए हो जाएगा। एक ही स्पीसीज़ के इंडिविजुअल जो किसी विशिष्ट स्थान पे किसी विशिष्ट समय में रह रहे हों। तो वेल डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया ऑफ दिल्ली की पॉपुलेशन इन 2021, तो पर्टिकुलर एरिया और पर्टिकुलर प्लेस पे रहने वाले सेम ऑर्गेनिजम्स, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, वो बनाती हैं पॉपुलेशन। ठीक है जी, चलिए। वन कैन फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ एलील ऑफ अ जीन। तो आप जीन की फ्रीक्वेंसी, एलील की फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। इसको समझ लीजिए, एलील की फ्रीक्वेंसी मानिए 100 इंडिविजुअल है, ठीक है जी, 100 इंडिविजुअल है। इट मीन्स क्रोमोसोम कितने हैं आप जानते हैं, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, हम लोग ह्यूमन बीइंग की बात करिए, 100 इंडिविजुअल की आप पॉपुलेशन मान लीजिए किसी रेजिडेंट सोसाइटी की। तो कोई रेजिडेंट सोसाइटी है, उस सोसाइटी में 100 इंडिविजुअल्स ह्यूमन बीइंग है, इसका मतलब 200 क्रोमोसोम्स हैं, उनमें 200 क्रोमोसोम्स हैं, पर्टिकुलर क्रोमोसोम जिस पे आपको पर्टिकुलर जीन मिलेगा। हम लोग डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है। सपोज हम जीन आई की बात कर रहे हैं, जीन आई जो क्रोमोसोम नंबर 9 पे होता है और जो इस बात को निर्धारित करता है कि शुगर पॉलीमर कौन सी होगी ह्यूमन आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, और उसी आधार पे ब्लड ग्रुप बनता है। तो आप जानते हैं ये जीन आई के 3 एलील हैं, आई ए, आई बी और आई ओ। तो इसको 3 एलील की अकरेंस ना मान के आप मानिए 2 एलील, सपोज आई ए और आई बी 2 एलील है, ठीक है। अब मैंने कहा 100 इंडिविजुअल्स हैं, तो 200 क्रोमोसोम 9 नंबर के इन सब में है। अब जीन की फ्रीक्वेंसी आप निकालना चाहते हैं, एलील की फ्रीक्वेंसी, एलील की फ्रीक्वेंसी आप निकालना चाहते हैं, तो डोमिनेंट एलील आप मान लीजिए आई ए है, रिसेसिव एलील आई बी है। इस 200 क्रोमोसोम में अगर इसकी अपीयरेंस 120 टाइम्स है तो इसकी अपीयरेंस 80 टाइम्स होगी, मिला जुला के 200 हो गए, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे आप जीन की फ्रीक्वेंसी, एलील की फ्रीक्वेंसी? द नंबर ऑफ टाइम दैट एलील अपीयर्स इन द पॉपुलेशन, सेट पॉपुलेशन, divided by number of times, total number of times that gene appear in that population, 120 by 200, okay, 6 by 10, 3 by 5, 0.6%, 0.6 फ्रीक्वेंसी हो गई। उसकी कितनी हो जाएगी दूसरे वाले की? उसकी हो जाएगी 80 डिवाइडेड बाय 200, तो 40, 80 डिवाइडेड बाय 200, 0.4 हो गई फ्रीक्वेंसी। 80 डिवाइडेड बाय 200, टोटल नंबर ऑफ टाइम्स, द नंबर ऑफ टाइम दैट पर्टिकुलर एलील अपीयर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टाइम दैट जीन अपीयर्स। 0.4 हो गई।
तो आपकी एक एलील की फ्रीक्वेंसी 0.6, दूसरे की 0.4, इस तरह से हम लोग एलील की फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। क्लियर हुई बात? ठीक है जी। एलील की फ्रीक्वेंसी बोल रहा है किसी भी सेट पॉपुलेशन में, गिवन पॉपुलेशन में हम किसी एलील की फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। दिस फ्रीक्वेंसी इज सपोज टू रिमेन फिक्स्ड एंड इवन रिमेन द सेम थ्रू जनरेशन। ये फ्रीक्वेंसी हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल ये कहता है ये फ्रीक्वेंसी फिक्स रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, थ्रू जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ऑल्टर नहीं होगी। हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल स्टेटेड इट यूजिंग अलजेब्रिक इक्वेशन। हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल ने इसको समझाया है अलजेब्रिक इक्वेशन का इस्तेमाल करके। दिस प्रिंसिपल सेज दैट, हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल सेज दैट एलीलिक फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन आर स्टेबल। एलीलिक फ्रीक्वेंसी जो होती है, एलील की फ्रीक्वेंसी किसी भी पॉपुलेशन में वो स्टेबल एंड कांस्टेंट, स्टेबल होगी, कांस्टेंट होगी, वेरिएंट एंड वेरिएशन नहीं मिलेगा, एक जैसी बने रहेगी फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। द जीन पूल, total number of genes and their allele in a population, gene pool, total number of genes and their alleles in a population remains constant. Gene pool constant रहता है, this is called genetic equilibrium. Gene pool constant रहता है, इसको हम genetic equilibrium बोलते हैं। Sum total of all the allelic frequency is 1. तो डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील की फ्रीक्वेंसी का सम टोटल 1 होगा। सम टोटल ऑफ ऑल द एलीलिक फ्रीक्वेंसी इज 1। ठीक है जी। जितने भी जीन, जितने भी उसके एलील किसी भी पॉपुलेशन में कांस्टेंट रहेंगे, जिसको हम जेनेटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी फॉर एग्जांपल कैन बी नेम्ड पी, क्यू एटसेट्रा। इन अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, पी एंड क्यू रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील एंड रिसेसिव एलील। किसी भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म वाले पॉपुलेशन में पी और क्यू क्या बता रहा है? फ्रीक्वेंसी एलील की बता रहा है, डोमिनेंट की और रिसेसिव की। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इंडिविजुअल, ये तो हो गई फ्रीक्वेंसी एलील की। एलील की फ्रीक्वेंसी ए है, फ्रीक्वेंसी एलील की फ्रीक्वेंसी, डोमिनेंट एलील ए की फ्रीक्वेंसी पी है। डोमिनेंट एलील ए की फ्रीक्वेंसी पी है इस क्रोमोसोम पे आने की 9 नंबर के। तो 9 नंबर का क्रोमोसोम हमारे में 2 है, तो ए टाइम्स वो यहाँ आ सकता है, ए टाइम्स वो यहाँ आ सकता, सॉरी पी टाइम्स वो यहाँ आ सकता है, पी टाइम्स वो यहाँ आ सकता है। भाई एलील की फ्रीक्वेंसी ओवर दिस लोकाई, डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी इस लोकाई पे, होमोलोगस क्रोमोसोम के होमोलोगस लोकाई पे इसकी आने के चांसेस कितने हैं? फ्रीक्वेंसी कितनी है? पी। लेकिन हम लोग डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, हम में 2 क्रोमोसोम है, तो दूसरे पे भी आने की इसकी फ्रीक्वेंसी पी। तो इनकी डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी आने की अब कितनी होगी? या आप कहिए डोमिनेंट जो हमें मिल रहे हैं होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल, उनकी फ्रीक्वेंसी पॉपुलेशन में कितनी है? तो मल्टीप्लाई, आपका लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन यहाँ लगेगा, अकॉर्डिंग टू अरिथमेटिक लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन काम आएगा, ए स्क्वायर हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि एक क्रोमोसोम पे आने की फ्रीक्वेंसी चांसेस उसकी पी और दूसरे क्रोमोसोम पे आने की पी, और हम लोग की बॉडी में 2 क्रोमोसोम, सोमैटिक सेल्स में 2 क्रोमोसोम, तो दोनों जगह आने की फ्रीक्वेंसी 2 क्रोमोसोम है, और कितनी हो जाएगी? लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से पी स्क्वायर। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन इज सिंपली पी स्क्वायर अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन के अनुसार। दिस इज सिंपली स्टेटेड इन अदर वेज, दूसरे शब्दों में हम इसको आसान शब्दों में बता सकते हैं। दिस इज सिंपली स्टेटेड इन अदर वेज, दैट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एन एलील ए with the frequency of P appears on both the chromosome of diploid organism is simply the product of the probability। कह रहा है कि एलील ए की एक क्रोमोसोम पे आने की फ्रीक्वेंसी P है, तो दूसरे क्रोमोसोम पे भी आने की फ्रीक्वेंसी P है, तो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में इसकी फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? अगर हम लोग की बॉडी में एक ही क्रोमोसोम होता तो वो P होती फ्रीक्वेंसी, क्योंकि 2 हैं तो यहाँ पे लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगा दीजिए, प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? मल्टीप्लाई कर दीजिए, P मल्टीप्लाइड बाय P, दैट इज P स्क्वायर। सिमिलरली ऑफ रिसेसिव एलील, रिसेसिव एलील की फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने Q ली है, डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी को P अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो रिसेसिव एलील की कितनी हो जाएगी? Q मल्टीप्लाइड बाय Q, Q स्क्वायर। तो अब क्या हमने निष्कर्ष निकाला?
डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी है पी। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें दोनों क्रोमोसोम पे डोमिनेंट एलील, तो दोनों जगह पी मल्टीप्लाइड बाय पी स्क्वायर हो गई। इसी तरह से ए रिसेसिव एलील की फ्रीक्वेंसी क्यू, तो रिसेसिव एलील दोनों क्रोमोसोम पे हो इंडिविजुअल, उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, क्यू मल्टीप्लाइड बाय क्यू स्क्वायर। तो होमोजाइगस रिसेसिव ऑर्गेनिजम्स की फ्रीक्वेंसी पॉपुलेशन में क्यू स्क्वायर, होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल्स की फ्रीक्वेंसी पी स्क्वायर। ठीक। Similarly of lower a is q square, this is binomial expansion of p square plus q square। अब हम लोगों ने p plus q is equal to 1 हार्डी-वेंगबर्ग कहते हैं, कांस्टेंट होता है और स्टेबल होता है। p और q उनका सम टोटल 1 होगा। इसको आप होल मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको भी कर दीजिए, तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq वुड बी इक्वल टू 1। एक्सपेंशन ऑफ p प्लस क्यू स्क्वायर होल स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq दैट इज इक्वल टू 1, बिकॉज p प्लस q इज इक्वल टू 1, सो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq दैट वुड बी आल्सो इक्वल टू 1, वो भी इक्वल होगा 1 के। ठीक है। कांस्टेंट जीन फ्रीक्वेंसी ओवर सेवरल जनरेशन इंडिकेट दैट इवोल्यूशन इज नॉट टेकिंग प्लेस। अब इस बात को ध्यान दीजिए, अगर कांस्टेंट बनी रहेगी जीन की फ्रीक्वेंसी, वो इस बात का इंडिकेशन है कि इवोल्यूशन नहीं हो रहा। इन अदर वर्ड्स, इवोल्यूशन अकर्स व्हेन द जेनेटिक इक्विलिब्रियम इज अपसेट। दूसरे शब्दों में हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम तब होता है जब जीन की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, जेनेटिक इक्विलिब्रियम चेंज हो जाएगा, जीन पूल में कुछ नए जीन्स, कुछ नए एलील आ जाएंगे। इवोल्यूशन इज डिपार्चर फ्रॉम हार्डी-वेंगबर्ग प्रिंसिपल। दूसरे एक और हम कह सकते हैं कि इवोल्यूशन होना मतलब हार्डी-वेंगबर्ग प्रिंसिपल से डेविएशन होना। हार्डी-वेंगबर्ग प्रिंसिपल किसको बता रहा है, जब इवोल्यूशन नहीं हो रहा है, स्टैटिक है। व्हेन फ्रीक्वेंसी मेजर्ड डिफर्स फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यू, द डिफरेंस इंडिकेट्स द एक्सटेंट ऑफ इवोल्यूशनरी चेंज। जब फ्रीक्वेंसी अगर आप देख रहे हैं एलील की, अगर आप किसी पॉपुलेशन में नोट कर रहे हैं कि उस एलील की फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है एक्सपेक्टेड वैल्यू से, तब हमें इस बात का इंडिकेशन मिलता है कि इवोल्यूशन हो रहा है, और किस पैमाने पे, कितने बड़े स्केल पे हो रहा है। एलील फ्रीक्वेंसी रेफर्स टू हाउ कॉमन एन एलील इज इन अ पॉपुलेशन। एलील फ्रीक्वेंसी से किस बात का इंडिकेशन मिलता है, इस बात का इंडिकेशन मिलता है कि किसी एलील की किसी पॉपुलेशन में उपस्थिति जो है कितनी कॉमन है, मतलब कोई एलील कितनी बार किसी पॉपुलेशन में आ रहा है। It is determined by counting how many times the allele appears in the population, then divided by the total number of copies of that gene। तो इसको समझाने का तरीका कि कितनी बार वो एलील आया और कितनी बार वो जीन आया। 5 factors known to affect हार्डी-वेंगबर्ग प्रिंसिपल। 5 चीज़ें हैं जो हार्डी-वेंगबर्ग इक्विलिब्रियम को इफेक्ट करती हैं। देयर आर जीन माइग्रेशन, जीन फ्लो। पहला है जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो, दूसरा है जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो, सबसे पहला जो चीज़ उसको इफेक्ट करेगी हार्डी-वेंगबर्ग इक्विलिब्रियम को, जीन फ्लो और माइग्रेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, नेचुरल सिलेक्शन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, नेचुरल सिलेक्शन, 5 फैक्टर्स जो इन चीज़ों को इफेक्ट कर देंगे या ये वेरिएशन कर देते हैं। तो सबसे पहला आप समझिए जीन फ्लो और जीन माइग्रेशन क्या है। व्हेन माइग्रेशन ऑफ अ सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन टू अनदर प्लेस एंड पॉपुलेशन अकर, जीन फ्रीक्वेंसी चेंज इन द ओरिजिनल एज वेल एज इन न्यू पॉपुलेशन। देखिए, जब माइग्रेट हो जाते हैं ऑर्गेनिज्म एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन में, तो जो हमारी पॉपुलेशन जिससे वो मूव हो रहे हैं और जिसमें वो मूव हो रहे हैं, दोनों में बदल जाएगा क्या चीज़, फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे देखिए पहली पॉपुलेशन थी, ये रेड ऑर्गेनिजम्स, रेड पेबल्स जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं पॉपुलेशन ए को, और पॉपुलेशन 2 को ब्लू। तो इधर से कुछ ब्लू इधर आ गए 2-3, और इधर से कुछ रेड इधर चले गए, तो एलील की फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी, बिल्कुल बदल जाएगी, क्योंकि देखिए ना, इधर से कुछ इधर चले गए और कुछ इधर आ गए।
तो क्या हुआ, इसको हम लोग बोलेंगे जीन फ्लो। तो ओरिजिनल जो पॉपुलेशन थी उसमें और जिस पॉपुलेशन में गए पहले उसमें 0 था, ब्लू था ही नहीं, अब उसमें ब्लू आ गए तो और इधर ब्लू के नंबर कम हो गया, इधर बढ़ गया। तो जिससे निकल के गए जिस पॉपुलेशन से उसमें भी उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हुई और जिसमें चले गए उसमें भी चेंज हुई। ठीक है जी। नीचे देखिए एक डायग्राम और बना है जो आपको समझाने के लिए। इधर जो डियर थे, ईस्टर्न डियर पॉपुलेशन, ईस्टर्न डियर और वेस्टर्न डियर पॉपुलेशन। वेस्टर्न डियर जो थे आपके गोल्डन कलर के और इधर वाले आपके ब्राउन कलर के फर कोट वाले। माइग्रेशन के बाद कुछ ब्राउन इधर आ गए 2-3 और कुछ गोल्डन उधर चले गए, फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई। ठीक है, तो जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो क्या है, पॉपुलेशन में से कुछ ऑर्गेनिज्म मूव हो जाए, जीन फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी, चेंज इन द ओरिजिनल एज वेल एज इन द न्यू पॉपुलेशन। न्यू जीन्स और एलील्स आर एडेड टू द न्यू पॉपुलेशन एंड दीज आर लॉस्ट फ्रॉम द ओल्ड पॉपुलेशन। तो नई पॉपुलेशन जिस पॉपुलेशन में वो आए हैं वहाँ पे कुछ नए जीन इंट्रोड्यूस हुए और वो जीन यहाँ पे लेस हुए अमाउंट में, इधर से इधर आए, तो इसका लॉस इसका गेन कह लीजिए। ठीक है, देयर वुड बी अ जीन फ्लो इन दिस जीन माइग्रेशन हैपन्स मल्टीपल टाइम। और इस जीन, अगर ये जीन माइग्रेशन जो हुआ है, देयर वुड बी अ जीन फ्लो, तो अब हम उसको जीन माइग्रेशन ना कह के जीन फ्लो कहेंगे। अगर ये मतलब मल्टीपल टाइम होगा, एक बार हुआ तो हमने उसको जीन माइग्रेशन बोल दिया, और अगर ये जीन माइग्रेशन ज़्यादा बार हुआ तब हम उसको बोल देंगे कि जीन फ्लो हुआ। देयर वुड बी अ जीन फ्लो इफ दिस जीन माइग्रेशन हैपेंस मल्टीपल टाइम। ये तो हो गया आपका जीन फ्लो, जीन माइग्रेशन। अब जेनेटिक ड्रिफ्ट पे आइए। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है? जेनेटिक ड्रिफ्ट इज अ ड्रास्टिक चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी, एकदम से सडन चेंज हो जाए। P + Q = 1, जिसमें P 0.3 Q 0.71। आपने देखा कि अब ये हो गया सडन ड्रास्टिक चेंज, एकदम से ड्रास्टिक चेंज हो गया एलील फ्रीक्वेंसी में, उसको हम बोलेंगे जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो भाई कोई चीज़ जा रही है, ड्रिफ्ट होके इधर आ गई। ड्रिफ्ट का मतलब डेविएट हो जाना। ये एक प्रोसेस चल रहा था आपका 0.6, 0.3, 0.7 चल रहा था, रिसेसिव और डोमिनेंट, डोमिनेंट और रिसेसिव। वो एकदम से उसमें देखिए जो कम था वो ज़्यादा हो गया, जो ज़्यादा था वो कम हो गया, सडन ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला, जिसको हम लोग जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं। इट इज़ नेम्ड आफ्टर द अमेरिकन जेनेटिस्ट सीवल राइट। तो सीवल राइट इफेक्ट पूछा जाता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट के लिए यूज़ होता है। हु रियलाइज इस इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस, जिसने इस बात के सिग्निफिकेंस को समझा था कि इसका महत्व क्या है। Although genetic drift occurs in all population, its effects are most marked in very small isolated population। कह रहा हालांकि जेनेटिक ड्रिफ्ट आपको हर तरह की पॉपुलेशन में देखने को मिलेगा, लेकिन इसका जो मेन इम्पैक्ट आएगा वो आपका छोटी पॉपुलेशन, आइसोलेटेड पॉपुलेशन में आएगा। तो सीधी सी बात, अगर 1 लीटर पानी में आपने 1 किलो चीनी घोली और 1000 लीटर पानी में 1 किलो चीनी घोली, तो किस में इफेक्ट ज़्यादा आपको पता लगेगा? छोटे से अमाउंट में। छोटा सा अमाउंट वहाँ पे अगर कुछ ऑर्गेनिजम्स मर गए, मानिए 100 ही ऑर्गेनिजम्स हैं और उसमें होमोजाइगस डोमिनेंट जो हैं वो 36 हैं 100 में से, और कोई नेचुरल कैलेमिटी हुई, अर्थक्वेक आया, फायर हो गई, फॉरेस्ट फायर हो गई, पता लगा जी ये 36 जो हैं उन्हीं में से 24 मर गए, यही वाले निपट गए, तो चांस है ना, चांस इवेंट है। तो बचे कितने बचे हैं आपके 75 या 76, और 76 में से एक कितने बचे? 76 में से बचे 12। पहले वो 100 में 36 थे, अब 76 में 12 हैं, तो समझिए कि कितना ज़्यादा ड्रास्टिक फ़र्क आ गया। ठीक है ना, ओके। तो छोटी पॉपुलेशन में इसका इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिलता है। इट्स इफेक्ट्स आर मोस्ट मार्क्ड इन वेरी स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन। यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल आपको दिया है कि ये कुछ हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो आपके ये बीटल वगैरह या इंसेक्ट्स वगैरह, और मैन के पाँव आने से वो ख़त्म हो गए। चांस की बात है कि 6 आपके पिंक कलर के, 3 आपके ग्रीन कलर के ही तीनों उसके पैर के नीचे क्रश हो गए। तो जो नई पॉपुलेशन बची है उसमें अब कितने बचे? 100% पिंक की अकरेंस हो गई। ग्रीन की अकरेंस जो नियर अबाउट आपके 6 में 3, तो 2/3 1/3 थी, 1/3 थी, 33% थी, अब वो 0 हो गई। चांस की बात कि उसके पैर के नीचे वही सारे आ गए। तो छोटी
पॉपुलेशन में इसका इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिलता है। द टू इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट आर फाउंडर इफेक्ट एंड बॉटलनेक इफेक्ट। अब इसके दो फर्दर इसके सब कैटेगरी देखने को आपको जेनेटिक ड्रिफ्ट की मिल सकती है, फाउंडर इफेक्ट और बॉटलनेक इफेक्ट। फाउंडर इफेक्ट क्या है? इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट इन ह्यूमन पॉपुलेशन। ह्यूमन पॉपुलेशन में इसका महत्व है। इट इज़ नोटेड व्हेन अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पर्सन कॉल्ड फाउंडर्स लीव देयर होम्स टू फाइंड न्यू सेटलमेंट। द पॉपुलेशन इन न्यू सेटलमेंट में हैव द डिफरेंट जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज फ्रॉम दैट ऑफ पेरेंटल पॉपुलेशन। ये हमारी जनरल पेरेंटल पॉपुलेशन थी। तो ये रह रहे थे आपके लुधियाना में, जालंधर में, और ये यहाँ से चले गए कनेडे जावांगे तो साउथ हॉल बनावांगे, ये चले गए कनेडे। तो ये देखिए अब कनेडे जो गए उसमें से ग्रीन वाले और ब्लू वाले चले गए। तो पहले उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी मेन पॉपुलेशन में, अब देखिए जाने के बाद जनरल पॉपुलेशंस में से आइसोलेटेड पॉपुलेशन ये माइग्रेट कर गए। अब वहाँ पे जो हमारे यहाँ पे जालंधर लुधियाना में थे 4 तरह के जीनोटाइप फिनोटाइप मिल रहे थे, लेकिन उसमें से पिंक और येलो नहीं, केवल ब्लू और ग्रीन मूव हुए। तो कनाडा में जो इनकी पॉपुलेशन बनी उसमें ग्रीन येलो और पिंक नहीं है, ग्रीन और ब्लू ही है। और ये वहाँ जाके क्योंकि इन्होंने नया एक सेटलमेंट बनाया, नई पॉपुलेशन वहाँ इंट्रोड्यूस करी जो वहाँ नहीं थी, ये फाउंडर पॉपुलेशन, फाउंडर इफेक्ट कहलाएगा। आई बात समझ में? तो इसको बोलते हैं फाउंडर इफेक्ट। फाउंडर इफेक्ट में पॉपुलेशन में से कुछ ऑर्गेनिज्म निकल के किसी दूसरी से, मानिए बिहार में रहने वाले भैया ये क्या कर रहे हैं, हाँ जाके जेके में सेटल हो गए जहाँ पे नहीं थे। तो वहाँ जाके जो सेटल हुए, बिहार की टोटल पॉपुलेशन में इनकी जो निकल के वहाँ से गए हैं, इनकी अकरेंस जो है, इनका पार्टिसिपेशन, इनके जीनोटाइप का मानिए 0.36% है। लेकिन वहाँ तो ये 100% हो गए ना, क्योंकि वहाँ पे जाके इन्होंने इस्टेब्लिश हुए हैं, वहाँ पे पहले ये थे ही नहीं। तो फाउंडर इफेक्ट, फाउंडेशन लेकर ही इन्होंने वहाँ जाके एक नया कम्युनिटी, एक नया इंट्रोडक्शन नई पॉपुलेशन का हुआ। द पॉपुलेशन इन अ न्यू सेटलमेंट में है डिफरेंट जीनोटाइप frequencies from that of parental population. Formation of a different genotype in new settlement is called founder effect. अब ये जो नया जीनोटाइप जो था ही नहीं, वहाँ पे नए लोग पहुँच गए, नए एलील, नए जीन, तो ये नया सेटलमेंट वहाँ चालू हो गया, इसको हम बोलेंगे फाउंडर इफेक्ट। समटाइम्स दे में फॉर्म अ न्यू स्पीसीज, और कई बार न्यू स्पीसीज भी बन जाती है। बॉटलनेक इफेक्ट पे आइए, वॉज अ टर्म इंट्रोड्यूस बाय स्टेबिंस। टर्म इंट्रोड्यूस किया स्टेबिंस ने। In bottleneck effect, the frequency of allele changes randomly due to fire, flood or other natural calamities. कुछ भी हो गया, कोई भी प्राकृतिक आपदा आ गई, अर्थक्वेक आ गया, फायर हो गया, फ्लड आ गई, कुछ भी हो गया, नेचुरल कैलामिटी हुई, वॉल्केनो इरप्शन हुआ, तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हुआ। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन में पता लग रहा है जी कि पहले जो ओरिजिनल पॉपुलेशन थी उसमें रेड भी था, येलो भी था, ग्रीन भी था, और लगभग सेम 33 30 तो अब क्या हुआ, जो नए बने हैं, नए बने में अब आप देखिए रेड की अकरेंस बढ़ गई, येलो ऑलमोस्ट फिनिश की कगार पे, और ग्रीन कम हो गया। तो सर्वाइविंग पॉपुलेशन में रेड की अकरेंस ज़्यादा है। तो कुछ समय बाद आप देखेंगे, देखिए अब पेबल्स में रेड, पहले यहाँ पे येलो ज़्यादा थे। ये नेचुरल कैलामिटी होने से पहले नेचुरल कैलामिटी हुई, चांस की बात है कि रेड वालों की अकरेंस बढ़ गई। कोई भी हो सकता था, किसी के साथ भी, तो मैटर ऑफ चांस। तो सर्वाइविंग पॉपुलेशन में देखिए जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी बदल गई। ठीक है जी, इसको हम लोग बोलते हैं बॉटलनेक इफेक्ट। तो दो इफेक्ट है जेनेटिक ड्रिफ्ट में, जिसको आपको याद रखना, जेनेटिक ड्रिफ्ट सडन ड्रास्टिक चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी ड्यू टू नेचुरल कैलामिटी और ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, कि भाई हम ही लोग निकल के रोज़मर्रा की तलाश में, मानिए बिहार का रहने वाला आदमी समझ रहा है कि मेरे को बिजनेस अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है जेके में या महाराष्ट्र में, वहाँ जाके सेटल हुआ, तो एक नया सेटलमेंट चालू हुआ जो वहाँ पे नहीं था, उसको हम लोग बोलते हैं फाउंडर इफेक्ट। अब म्यूटेशन पे आइए, दो चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली, जीन फ्लो, जीन माइग्रेशन और जेनेटिक ड्रिफ्ट। म्यूटेशन क्या है? माइक्रोबियल एक्सपेरिमेंट शो दैट प्री एग्जिस्टिंग एडवेंटेशियस म्यूटेशन व्हेन सिलेक्टेड विद रिजल्ट इन ऑब्जर्वेशन ऑफ न्यू फिनोटाइप प्रोटोटाइप ओवर फ्यू जनरेशन। माइक्रोबियल एक्सपेरिमेंट, जब ये एक्सपेरिमेंट किए गए माइक्रोब्स पे, तो ये देखा गया कि पहले से मौजूद म्यूटेशन जो उसमें हो रखे हैं, एडवांटेजियस, जो उसके लिए एडवांटेज है,
और जब नेचर उसको सिलेक्ट करेगा तो हम लोग को क्या देखने को मिलेगा कि नए नए प्रोटोटाइप हमें देखने को मिलेंगे कई जनरेशन, थोड़े जनरेशन के बाद। दिस वुड रिजल्ट इन स्पेसिएशन, और एक नई स्पीसीज बन सकती है। तो पहले से मौजूद म्यूटेशन ज़रूरत पड़ने पे उन म्यूटेशन की वजह से एलील बने हुए हैं, और वो म्यूटेशन जब टेस्टिंग कंडीशन आई, इन्वायरमेंट चेंज हुआ, अगर वो म्यूटेशन हार्मफुल है तो वो एलिमिनेट हो जाएंगे, बचेंगे नहीं। अगर वो म्यूटेशन यूजफुल है तो नेचर उसको सिलेक्ट करेगी, उसकी अकरेंस बढ़ने लगेगी। अकरेंस बढ़ने लगेगी तो आने वाले कुछ समय में आपको नए तरह के प्रोटोटाइप देखने को मिलेंगे और इससे स्पेसिएशन हो सकता है। नेचुरल सिलेक्शन इज अ प्रोसेस इन विच हेरिटेबल वेरिएशंस इनेबलिंग बेटर सर्वाइवल आर इनेबल टू रिप्रोड्यूस एंड लीव द ग्रेटर नंबर ऑफ प्रोजिनी। कह रहा नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चयन वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा हेरिटेबल वेरिएशन, उन वेरिएशंस का, उन विभिन्नताओं का जिनकी अनुवांशिकी हो सकती है, और अनुकूल वेरिएशंस की वजह से बेटर सर्वाइवल है, सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा है। आखिर में हम लोग का प्राइम उद्देश्य क्या है? सर्वाइव करें, किसी तरह से सर्वाइव करें, अपना अस्तित्व बचाएं। तो अगर अपना अस्तित्व हम तभी बचा पाएंगे जब बदलती हुई परिस्थितियों के साथ हम बेहतर ढंग से सामंजस्य बिठा पाएंगे। उनके अस्तित्व बचने के चांस ज़्यादा हैं। कोरोना काल में वही बचे जिनकी इम्यूनिटी मजबूत थी, और जो बॉर्डर लाइन पे थे वो अदा विदा हो गए क्योंकि उनकी इम्यूनिटी मजबूत नहीं थी। टेस्टिंग कंडीशन में वही ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करता है जिसके पास सामंजस्य, एडजस्ट होने की क्षमता ज़्यादा है, बेटर सर्वाइवल होता है। और जब बचेंगे तो बट नेचुरल है, खाना भी खाएंगे और बच्चे भी पैदा करेंगे, क्योंकि जो भी जीव इस संसार में आया उसका एक ही उद्देश्य है, खूब खाना खाओ और खूब बच्चे पैदा करो। तो बच्चे पैदा किए, इनेबल टू इंट्रोड्यूस, इनेबल टू रिप्रोड्यूस एंड लीव ग्रेटर नंबर ऑफ प्रोजिनी। तो अपने पीछे अपने जैसे खूब सारे छोड़ के जाएंगे प्रोजिनी। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन पे आइए, चौथा। 4 इफेक्ट पे पढ़ लें हम लोग जो चेंज कर सकते हैं एलील की फ्रीक्वेंसी। Critical analysis makes us believe that variation due to mutation or variation due to recombination during gametogenesis or due to gene flow or genetic drift results in the change of frequency of genes and allele in future generation। जब हम लोग ये एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे, तो हम देखेंगे कि म्यूटेशन की वजह से वेरिएशन आ रहे हैं ड्यू टू म्यूटेशन, और वेरिएशन हमें आ रहे हैं ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन क्या है आप जानते हैं? रिकॉम्बिनेशन जब गैमेटोजेनेसिस होता है, गैमीट फॉर्मेशन होता है, मियोसिस डिवीजन होता है। मियोसिस डिवीजन में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में आदान प्रदान हो जाता है जेनेटिक मटेरियल का, जिसको क्रॉसिंग ओवर बनते हैं और नए संयोजन बन जाते हैं। नए संयोजन से वेरिएशन आता है, नए संयोजन से एलील की फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकती है, नए वेरिएशन बन सकते हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट रिजल्ट्स इन चेंज फ्रीक्वेंसी। उसके अलावा जेनेटिक ड्रिफ्ट, तो गैमेटोजेनेसिस जो हो रहा है, गैमीट फॉर्मेशन हो रहा है, मियोसिस डिवीजन हो रहा है, मियोसिस डिवीजन में रिकॉम्बिनेशन बन सकते हैं, जीन फ्लो से वेरिएशन आ सकते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट से वेरिएशन आ सकते हैं। वेरिएशन आने से चेंज इन जेनेटिक जीन फ्रीक्वेंसी, एलील फ्रीक्वेंसी में चेंज हो सकता है। एंड एलील्स इन फ्यूचर जनरेशन कपल टू इनहांस रिप्रोडक्टिव सक्सेस, नेचुरल सिलेक्शन मेक इट लुक लाइक डिफरेंट पॉपुलेशन। अब वेरिएशन आ गए, वेरिएशन आने से जो वेरिएंट ज़्यादा सक्सेसफुल है अपने आसपास के वातावरण से सामंजस्य बिठाने में, उसमें रिप्रोडक्टिव फिटनेस ज़्यादा होगी, ज़्यादा बच्चे पैदा करेगा, और नेचर सिलेक्शन का रोल आ जाएगा। नेचर भी उसी को सिलेक्ट करेगी। नेचर ऑप्ट्स फॉर द बेस्ट। नेचर सिलेक्ट करती है सबसे बढ़िया को, नेचर ऑप्ट्स फॉर द बेस्ट। तो उनके बढ़ने के चांस, उनके प्रकृति में रहने के चांस, और उनका नंबर धीरे धीरे बढ़ेगा और धीरे धीरे एक नई पॉपुलेशन बन जाएगी। 5वें इफेक्ट पे आइए। अब 4 इफेक्ट हम लोगों ने पढ़ लिए जिसकी वजह से चेंज हो सकता है। क्या जी? नेचुरल सिलेक्शन, जीन की फ्रीक्वेंसी, एलील की फ्रीक्वेंसी। दिस इज द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी कंसर्निंग द प्रिंसिपल कॉजल मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशनरी चेन प्रोड्यूस्ड बाय डार्विन। तो नेचुरल सिलेक्शन मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है जो कि ये बताती है कि इवोल्यूशन जो चेंज हो रहा है, इवोल्यूशन जो हो रहा है, कंसर्निंग द प्रिंसिपल कॉजिंग मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशनरी चेंज, जो इवोल्यूशन में जैविक विकास हो रहा है उसमें प्रकृति चुनती है किसको? सबसे बढ़िया को। इट रिजल्ट फ्रॉम डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन, और नेचुरल सिलेक्शन का रोल आ जाता है, और रिजल्ट क्या होता है कि डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन, कि उस बंदे को, उस
ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करने के चांस ज़्यादा मिलते हैं जो बंदा फिट है। दिस रेफर्स टू द डिफरेंस इन द रिप्रोडक्टिव सक्सेस रेट ऑफ वेरियस इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ ग्रुप विद इन द स्पीसीज, कि एक ही स्पीसीज़ के वो ऑर्गेनिज्म जो अपने बेटर हैं, फिटमेंट में बेटर हैं, सामंजस्य बिठाने में, इन्वायरमेंट में, उनमें रिप्रोडक्शन के चांस ज़्यादा होंगे, ज़्यादा रिप्रोड्यूस करेंगे, अपने पीछे अपने से ज़्यादा संतानें छोड़ के जाएंगे। वन फिनोटाइप एज कंपेयर्ड विद अदर फिनोटाइप इन द सेम पॉपुलेशन, तो किसी भी पॉपुलेशन में एक फिनोटाइप फिजिकल अपीयरेंस, वो फिनोटाइप दूसरे फिनोटाइप की तुलना में जो फिनोटाइप ज़्यादा बेटर अडेप्टेड है वो ज़्यादा रिप्रोड्यूस करेगी, अपने पीछे ज़्यादा बच्चे छोड़ के जाएगी। सिलेक्शन इज द प्रोसेस बाय विच दोज ऑर्गेनिज्म विच आर बेटर अडेप्टेड और फिट टू द इन्वायरमेंट सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस मोर देन दोज विच आर लेस अडेप्टेड। तो सिलेक्शन जो हम कह रहे हैं प्राकृतिक चयन, ये बेसिकली वो प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के दौरान प्रकृति चुन लेती है उन ऑर्गेनिजम्स को जो बेटर अडेप्टेड हैं, बेटर सामंजस्य बिठा सकते हैं अपने सराउंडिंग से, उनको रिप्रोडक्शन के चांस ज़्यादा, उनके बचने के चांस ज़्यादा। नेचुरल सिलेक्शन कैन लीड टू स्टेबलाइजिंग, डायरेक्शनल चेंज एंड डिसरप्शन चेंज। 3 तरह का नेचुरल सिलेक्शन हो सकता है, स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन, डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन और डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन। तो यहाँ पे आपके आके हार्डी वेनबर्ग ख़त्म हुआ। अब अगले उसमें हम लोग हार्डी वेनबर्ग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेंगे। तो अगली स्लाइड में आपसे मिलता हूँ हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम से रिलेटेड MCQ के साथ। आज के लिए इतना काफ़ी। हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल आपने समझा होगा, P + Q = R और P² + Q² = 2PQ। हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल कहता है किसी भी पॉपुलेशन में एलील की फ्रीक्वेंसी स्टेबल रहती है, डोमिनेंट एलील, रिसेसिव एलील की स्टेबल रहती है, कांस्टेंट रहती है, सेवरल जनरेशन उसमें चेंज नहीं होता अगर 5 चीज़ें नहीं हो रही। जेनेटिक माइग्रेशन, जीन फ्लो नहीं हो रहा, जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं हो रहा, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा, नेचुरल सिलेक्शन नहीं हो रहा, और नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट और म्यूटेशन नहीं हो रहा। अगर ये 5 चीज़ें नहीं हो रही तो एलील की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी। और एलील की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहना ओवर सेवरल जनरेशन इस बात का द्योतक है, इंडिकेटिव ऑफ दैट इवोल्यूशन इज नॉट टेकिंग प्लेस, जो कि होता नहीं है अंडर नॉर्मल कंडीशन। एवरी टाइम, ईच एंड एवरी सेकेंड इवोल्यूशन इज टेकिंग प्लेस। इवोल्यूशन हर समय हो रहा है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये हुआ आपका हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल के बारे में बात। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल के 8-10 क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। एंजॉय करिए। टिल देन गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस